हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी का ज्योग्राफी क्लास 6 के पहला लेक्चर लेके आया हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहले हम लोग विषय सूची देख लेते हैं कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 में क्या क्या हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, एक सौरमंडल, पृथ्वी में ग्लोब पढ़ेंगे जिसमें अक्षांश रेखा और देशांत रेखा के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, ये सारे हम लोग इसका विषय सूची का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि क्लास 6 में ज्योग्राफी के क्लास 6 में कौन कौन से चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज का पहला चैप्टर हम लोग कवर करते हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का क्लास 6 का पहला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, पहला अध्याय पढ़ेंगे। पहला अध्याय क्या है? सौरमंडल पृथ्वी में। सौरमंडल पृथ्वी में हम लोग आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आज हम लोग कवर करेंगे। प्रत्येक दिन हम लोग एक चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए, तो कुछ यहाँ पर ही दे रखा है, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या बोल रखा है कि सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त मतलब कि सूरज डूबने के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में, मतलब कि सूरज डूबने के बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है और आप इसे गणना भी नहीं किया जा सकता, मतलब इसे गिन भी नहीं सकते हैं। और संपूर्ण आकाश में, मतलब कि पूरा आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं भर जाते हैं, जिसमें से कुछ टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं या ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं और कुछ धुंधले हुए दिखाई देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय में अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में देख सकते हैं, मतलब कि पूरा चांद को, एक पूरा गोल चांद को आप लगभग 1 महीना में देख सकते हैं। और जिस दिन पूर्ण चांद देखते हैं उसको क्या बोला जाता है? पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। और 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद ये लुप्त हो जाएगा और 15 दिन के बाद ये लुप्त हो जाएंगे तो आप इसे नहीं देख सकते हैं और इसी को क्या बोला जाता है? अमावस्या बोला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान समझेंगे। चंद्रमा जो होती है, चंद्रमा जो है क्या है? एक उपग्रह है और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। उपग्रह मतलब कि ग्रहों का जो परिक्रमा करता है, मतलब चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे कि ये मेरा सूर्य है और सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह। और ग्रह का जो चक्कर लगाता है वो उसे कहते हैं उपग्रह। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी ग्रह है और पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, ये मेरा क्या हो गया? उपग्रह है, ठीक है। अब चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है तो प्रकाश कहाँ से लेता है? सूर्य से लेता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ही खड़ा हैं, ठीक है, पृथ्वी का आप यहाँ पर ही खड़ा हैं। अब ध्यान समझेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में इसे 27 दिन लगभग लगता है, ठीक है, जो आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे इसमें। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि अमावस्या किसे कहते हैं और पूर्णिमा कब होती है, ठीक है। तो पूर्णिमा जब पूरा चांद दिखता है, ठीक है, तो उसे पूर्णिमा, और 15 दिन बाद जब पूरा चांद खत्म हो जाती है तो उसे अमावस्या कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि क्या आपको यह बात आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय, ठीक है, चंद्रमा तथा इन सभी छोटे चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इन सभी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते, मतलब कि तारा, चांद, ये सब को हम लोग दिन में क्यों नहीं देख सकते? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं हम दिन में नहीं देख सकते, क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारों, सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है और सूर्य जो है सबसे पृथ्वी का नज़दीक तारा है और सूर्य के अधिक प्रकाश होने के कारण इन प्रकाशों को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, मतलब कि तारा, चांद, ये सब दिन में नहीं दिखाई पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है कि
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय में आसमान में चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ध्यान समझेंगे कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं वो सारे को खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी चीज़ जो रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। ये चीज़ आप लोग को इसे याद रखना है आप लोग को, ठीक है। क्या बोल रखा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, ठीक है। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। वैसे तारा किसे कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। हाँ, तारा किसे कहते हैं। तो तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपनी ऊष्मा हो, अपनी प्रकाश हो, दूसरे से निर्भर नहीं करते हैं, वैसे को तारा कहते हैं। जैसे कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। सूर्य को प्रकाश किसी से दूसरे से नहीं लेता है, इसका खुद का प्रकाश है और खुद का ऊष्मा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण लगभग, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, कारण लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश का महसूस नहीं कर पाते हैं। तारा भी एक सूर्य जैसा ही है, ठीक है। जितने भी तारे दिखते हैं वो सूर्य की जैसा है, लेकिन बहुत अधिक दूर होने के कारण ये इसकी आकार हमें छोटी दिखाई देती है और उसकी ऊष्मा को हमें प्रभाव नहीं पड़ती है। आप अवश्य ध्यान दिए होंगे कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तु छोटी दिखाई पड़ते हैं। मतलब कि बहुत दूरी से अगर कोई वस्तु को देखेंगे तो ऑब्वियसली वो छोटी दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसी तरह तारे जो हैं बहुत दूर दूर में हैं और सूर्य भी एक तारा है, लेकिन ये बहुत नज़दीक है, जिसके कारण ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है और इसकी ऊष्मा का भी हम लोग को प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या बोल रखा है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था, ठीक है। अत्यधिक ऊंचाई पे उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है और सामने से बड़ा दिखाई देता है, यही कहना चाह रहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोल रखा है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। बोला है क्या है कि जब आप रात में आसमान में देखेंगे तो आप तारों का एक समूह होता है, समूह मतलब झुंड, जो अलग अलग आकृति बनाती है और ये आकृति को क्या बोला जाता है, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। ध्यान से देख लोगे यहाँ पर ही नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो क्या बोल रखे हैं कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं कौन, ये तारों के समूह द्वारा बनाए गए आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है अर्सा मेजर या बिग बियर, दोनों नाम से जाना जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, मतलब एक तारों का समूह है और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर। स्मॉल बियर जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं आसमान में। अब स्मॉल बियर या इसे क्या कहा जाता है, सप्तऋषि भी कहा जाता है, ठीक है। इसको मतलब कि 7 तारों का एक समूह है जिसे स्मॉल बियर कहा जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखें साफ साफ दिया हुआ है कि यह 7 तारों का समूह होता है। तो स्मॉल बियर किसे कहते हैं, तो 7 तारों का एक समूह बनता है, उसे स्मॉल बियर कहते हैं। और अगर बोलेगा नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो तारों के समूह द्वारा विभिन्न प्रकार की बनाई गई आकृतियों को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को पॉइंट याद करते जाएंगे। तो स्मॉल बियर में क्या कितने तारे होते हैं, तो 7 तारे का एक समूह होता है जो यहाँ पर ये आकृति में दिखाया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, ये तारे जो 7 हैं, ठीक है, ये तारे जो 7 हैं इसे स्मॉल बियर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला, स्मॉल बियर, ठीक है, जो 7 तारों का समूह है जो एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेज का भाग है। अर्सा मेज मतलब वही कि बिग बियर का एक भाग है,
बिग बियर मतलब कि उसको भाग में बांट दिया गया है कि इसको बिग बियर और इसको स्मॉल बियर। स्मॉल बियर किसको कहा जाता है? 7 तारों के समूह को स्मॉल बियर कहा जाता है। और जो चित्र में दिखाया भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा में को बताता है। ध्यान से समझेंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों के ही सहायता से करते थे। रात में दिशा की जानकारी किससे करते थे? तो तारों का ही सहायता से करते थे। क्या बोल रखा है कि उत्तर तारा उत्तर दिशा में बताता था और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ध्यान समझेगा। देखिए, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो ध्रुव तारा किसे कहते हैं? जो उत्तरी तारा मतलब उत्तर दिशा में जो तारा है उसे उत्तरी ध्रुव तारा कहते हैं। अब ध्रुव तारा कैसे पहचानेंगे कौन सा मेरा ध्रुव तारा है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ये ध्रुव तारा जो है आसमान में एक ही जगह रहता है, ये बदलता नहीं है, अपनी स्थिति को नहीं बदलता है। और हम इसे सप्तऋषि मतलब कि जो स्मॉल बियर जो अभी हम बताएं स्मॉल बियर, ठीक है, ये देखो स्मॉल बियर ये वाला भाग, ठीक है, इसमें से एक लकीर जब इस तरह से ये दोनों ये वाला से जब जाएंगे तो यहाँ पर ही आपको क्या मिलेगा? ध्रुव तारा मिलेगा। तो आप लोग आसमान में कभी जब साफ आसमान रहे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि ध्रुव तारा कहाँ पर ही है और कहाँ पे मिलेगा? उत्तर की दिशा में रहेगा। और कब मिलेगा? जब पहले ये 7 तारे टिमटिमाते हुए दिखेंगे, उसी से 2 तारों के बीच में एक लकीर टानेंगे जो आगे चल के एक तारा टिमटिमाते रहेगा, उसी को ध्रुव तारा कहते हैं। तो क्लियर है कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं और कहाँ पर ही है? तो रात में आप लोग देखेंगे ध्रुव तारा कहाँ पर ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ खगोलीय पिंड जो अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड अभी हम लोग देखें। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखो, अभी हम लोग पढ़ें कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं यहाँ पर ही, ठीक है। यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते। मतलब कि कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होते हैं तो वे तारों के प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। जैसे कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है तो ये कहाँ से लेता है? सूर्य से लेता है। और सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे खगोलीय पिंड में सारे आ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन? तारा आ जाता है, ठीक है, चांद आ जाता है, सूर्य आ जाता है, वे सारे चीज, ठीक है, वे सारे चीज जो सूर्य, चंद्रमा और रात में जितने भी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो सारे को खगोलीय पिंड कहते हैं। अब यहाँ से देख लिए कि खगोलीय पिंड में कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ध्यान समझेंगे, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। वैसे चीज जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट खत्म कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह जैसे कि पृथ्वी, तो पृथ्वी के पास ना ही उसकी अपनी ऊष्मा है और ना ही उसकी अपनी प्रकाश है। ये कहाँ से प्रकाश लेती है? तो कहाँ से लेती है? सूर्य से लेती है, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे, तो ग्रह कहलाती है। और ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। तो ग्रह क्या होती है? घूमती है। किसके चारों ओर घूमती है? तो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपग्रह। ध्यान समझेंगे, सूर्य के चारों ओर जो घूमेगी और उस पर अपना प्रकाश नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? ग्रह कहलाएगा। और ग्रह के चारों ओर जो घूमेगा उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग के। अब क्या बोल रखा है कि यह अपना संपूर्ण प्रकाश या ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो अभी हम बताएं कि ग्रह जो है वो किससे करते हैं? प्रकाश कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा जो है वो कौन है? सूर्य है। और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा को देखने पर यह
चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। जैसे कि सूर्य को भी बहुत दूर से, ये सूर्य जो है पृथ्वी के नज़दीक है, जिसके कारण ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। लेकिन अधिक दूरी से जाके देखेंगे तो सूर्य भी क्या चंद्रमा के जैसा ही प्रतीत होगा, छोटा दिखाई देगा और उतना प्रकाश आपको नहीं दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रह कब और कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाते हैं? तो ध्यान से देखेंगे तो बुध ग्रह जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना दिन लगाते हैं? तो 88 दिन लगाते हैं। ध्यान समझेंगे, सूर्य के चारों ओर बुध यहाँ पे सबसे करीब का ग्रह है, ठीक है। सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध है। अब बुध जो है सूर्य को चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है? तो 88 दिन। और वही पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी की बात हम लोग देखेंगे, पृथ्वी कब कितना दिन लगाता है? तो 365 दिन। और 365 दिन में हम लोग इसको एक साल बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य के चारों ओर इसके परिक्रमा करने में 88 दिन लगाते हैं। और अपने अक्ष में ध्यान समझेंगे कि अगर ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहा है? ग्रह घूम रहे हैं। अब ग्रह भी क्या होता है? अपने अक्ष में, अक्ष मतलब कि यहाँ पर ही वो अपने अक्ष में भी इस तरह से ऐसे घूमते रहता है। तो अपने आप का घूमना, ध्यान समझेंगे, अपने आप का अक्ष में एक चक्कर घूमने में इसे कितना दिन लगता है? तो कितना दिन लगता है? 59 दिन लगता है। और पृथ्वी को कितना दिन लगता है? एक दिन, ठीक है। इसीलिए एक दिन में घूम जाता है, इसीलिए रात और दिन होते रहता है, ठीक है। और पूरा चक्कर, सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना दिन लगता है? तो 365 दिन लगता है। तो ये डायग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि कौन सा ग्रह कितने दिन में और कितना, कौन से ग्रह में कितना चंद्रमा है, वो सारे यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। चंद्रमा के बारे में वैसे हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला है कि आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, अभी हम बता चुके हैं उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान, मतलब पृथ्वी के जैसा ही 8 अन्य ग्रह, मतलब और अन्य ग्रह हैं जो प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। कहाँ से? सूर्य से प्राप्त करते हैं। और कुछ के पास चंद्रमा भी है, बता भी रहा है कि कुछ के पास चंद्रमा भी है। तो इससे पहले वाला डायग्राम में जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेने बोले, उसमें आप लोग पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह में कितने चंद्रमा है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल देखते हैं। तो सौरमंडल में क्या आता है? तो सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड अभी बता चुके हैं खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करता है। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल में कौन कौन आते हैं? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रहें और खगोलीय पिंड हम लोग बता चुके हैं खगोलीय पिंड क्या होता है। और क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, मतलब कि बीचों बीच में स्थित है। केंद्र मतलब बीचों बीच में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। तो ध्यान समझेंगे, सौरमंडल को बांधे यानी कि एक ही कक्ष में कैसे घूमते रहता है? तो इसके कारण क्या है कि सूर्य के खिंचाव बल के कारण सौरमंडल को बांधे रखता है। और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ध्यान समझेंगे कि सौरमंडल में सूर्य एक ऐसा स्रोत है जो प्रकाश और ऊष्मा खुद देता है और बाकी सब इससे लेते हैं। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि
सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ध्यान समझेंगे, सूर्य से पृथ्वी लगभग कितना दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है, तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रह। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है जो सूर्य से दूरी के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो सबसे सूर्य से दूरी के अनुसार हम लोग देखें तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद पृथ्वी जो 3rd स्थान में। अब यहां से देखेंगे क्या बोल रखा है कि सौर मंडल सभी 8 ग्रहों का एक निश्चित पथ है। पथ मतलब कि जिस तरह जैसे ये सूरज है, अब सूरज में ये एक पथ है, अब यहाँ से कुछ है, कुछ यहाँ पर ही है, ठीक है। ये क्या है कि सौर मंडल में सभी 8 ग्रह का एक निश्चित पथ है, ठीक है। पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य के इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, एक निश्चित है। और ये रास्ते दीर्घवता है, मतलब कि बहुत बड़ा से फैला हुआ है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, कक्षा बोला जाता है। तो कक्षा किसे बोला जाता है, तो सूरज के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा करने की रास्ता को कक्षा कहा जाता है। तो ध्यान से समझ लेंगे कि कक्षा किसे कहते हैं। तो क्या बोल रखा है, तो कक्षा कैसे कहते हैं ये समझ में आ गया। अब बोला क्या है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। और अपनी कक्ष में या अपनी कक्षा में, अपने रास्ता में, जैसे कि ये सूर्य है, यहाँ पर ही बुध है, उसके बाद यहाँ पर ही शुक्र है, इस तरह का घूमता हुआ ये पृथ्वी है। तो अपने कक्ष में, ये अपने कक्ष में घूमेगा, इसी को कक्षा कहा जाता है। इसमें अपने रास्ता में घूम रहा है, उसी को अपने कक्षा कहते हैं। अब इसी को ध्यान समझेंगे, इसी को पूरा एक परिक्रमा करने में, ये बुध ग्रह को यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाने में इसे कितना समय लग जाता है, तो 88 दिन लगता है। यही बताना चाह रहा था, 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा टिक आउट कर लेंगे कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो जो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में बैठक जब हुई 2006 अगस्त में, तो इसका निर्णय लिया गया कि इसे एक अन्य खगोलीय पिंड में शामिल किया जाए। तो ध्यान समझेंगे कि प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है, और ये इसकी कौन से बैठक में इसको ग्रह से हटाया गया, तो 306 अगस्त की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय बैठक जब हुई थी, तो ग्रहों से इसको हटाकर इसे बौने ग्रहों में रख दिया गया है। अब देखेंगे पृथ्वी। तो ध्यान से देखेंगे, पृथ्वी सूर्य के दूरी के हिसाब तीसरा ग्रह है। अभी हम पढ़ चुके हैं। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, मतलब कि यहाँ पर ही जब ध्रुव है, हल्का सा यहाँ पर ही इस तरह से चापट है, ठीक है, चपटी है। तो यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ भी कहा जाता है। अब ध्यान से देखेंगे कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, ठीक है। इसमें पानी एवं वायु मतलब हवा उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले ग्रह दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2/3 भाग में जल से भरा हुआ है, जिसके कारण दूर से देखने से यह ग्रह जो है क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। तो हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा। चंद्रमा क्या है कि हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है।
ध्यान से देखेंगे हमारे पृथ्वी जो क्या है, ग्रह है, और उसके पास हम अभी बताए थे ग्रह का जो परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी ग्रह की जो परिक्रमा करती है वो कौन करती है, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, और ऐसे मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी की है। अब इसका व्यास, व्यास मतलब कि ये एक वृत्त पड़े होंगे, तो वृत्त में क्या देखे होंगे, पूरा गोलाकार जो बीचों बीच से जो काटता है उसे व्यास बोलते हैं। जैसे कि इसको बीचों बीच से जो काटेगा जो लकीर, उसे क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो व्यास के बारे में हम लोग देखेंगे तो क्या है कि पृथ्वी के व्यास केवल 1/4 है, ध्यान समझेंगे। आगे देखते हैं, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो ये हमारे पास हमारे क्या है, पृथ्वी में इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अन्य खगोलीय पिंडों से अपेक्षा ये हमारे नज़दीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की बीच की दूरी कितनी है, तो 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, और अब आप पृथ्वी से एक सूर्य चंद्रमा की दूरी की भी तुलना कर सकते हैं, तो वही होगी आपका। तो डायरेक्ट अगर पूछे कि पृथ्वी से चंद्रमा की बीच की दूरी क्या है, तो 3,84,400 किलोमीटर। चलो देखते हैं, अब क्या बोला था कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना दिन लगाता है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ 27 दिन लगाते हैं। ठीक है, और अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करने में, तो ध्यान समझेंगे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगाता है, और अपने अक्ष मतलब कि चंद्रमा भी अपने आप को घूमते रहता है, तो अपने आप को भी एक चक्कर लगाने में इसे 27 दिन ही लगता है, यही बोलना चाह रहा है ये पॉइंट। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब कि चंद्रमा में जीवन नहीं अनुकूल है। यहाँ ना पानी है और ना ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और पूर्णिमा के दिन इसे देखा भी जा सकता है, इस छाया को देखा भी जाता है। तो ध्यान समझेंगे, तो आपको चांद पे छाया दिखता है तो किसके वजह से दिखता है, तो पर्वत, मैदान, गड्ढे वगैरह के कारण ही उसकी छाया चंद्रमा में दिखता है। ये चीज़ याद रखेंगे। अब क्षुद्र ग्रह, जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, हम बोल देते हैं कि नीचे आप लोग को क्षुद्र ग्रह हम लोग पढ़ाएंगे। तो क्षुद्र ग्रह देखिए, तो तारे, ठीक है, तारे, ग्रह और उपग्रह के अलावा छोटे छोटे और भी पिंड हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच देखा जा सकता है, जो मानचित्र में दिखाया भी है, तो उसे मैं दिखाना चाहूँगा। तो ध्यान से देखेंगे कि ये देखो क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, ये वाला भाग को क्षुद्र ग्रह, जो छोटे छोटे वस्तुएं इसके परिक्रमण कर रही है, मतलब कि घूम रही है, उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह आमतौर पे कहाँ देखा जा सकता है, तो यहाँ पे ये अभी बताए थे कहाँ देखा जा सकता है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच के कक्ष में इसे क्षुद्र ग्रह देखा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, मतलब कि कुछ ऐसे घूमते घूमते इतने पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं कि या गिरने के लगभग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी में गिरने की स्थिति में हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण, जब गिरने लगता है तो वायु के साथ जब घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, और क्या बोल रखा है कि फलस्वरूप इसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होती है। आप लोग देखते होंगे जब बारिश होती है तो
गरजने की आवाज़ होती है, तो गरजने के दौरान यही उल्का पिंड ही वायु से घर्षण होती है, जिसके कारण ही चमकदार प्रकाश उत्पन्न होती है। और कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिसके धरातल पर गड्ढे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वज्रपात बोलते हैं। जो वज्रपात गिरती है तो ये एक प्रकार का उल्का पिंड होती है। जो क्या है, उल्का पिंड क्या है, तो उल्का पिंड एक पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है, उसे उल्का पिंड कहते हैं। और वही छोटे छोटे पत्थर जब सूर्य के करीब अधिक करीब आ जाती है तो वो गिरने की स्थिति में हो जाती है। और जब गिरने लगती है तो क्या हो जाती है कि वायु में घर्षण होती है, बहुत तेज़ी से गिरती है। तो वायु से घर्षण होने के कारण कुछ उल्का पिंड जो छोटे होते हैं वो जल जाते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं, और जलने के कारण ही हमें लाइटिंग दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे उल्का पिंड जो जल नहीं पाते हैं पूरी तरह से, और वो आके ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिसे हम लोग वज्रपात के नाम से या कहीं कहीं इसे ठेर के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान से देखेंगे आकाश गंगा किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि क्या आप तारों वाले खुले आसमान में, ठीक है, एक ओर से दूसरी ओर तक फैला चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते देखे हैं? यह लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। तो लाखों तारों के समूह जो एक कक्ष जैसा घूमते रहता है, उसी को आकाशगंगा कहा जाता है। और ये हमारा सौर मंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। तो सौर मंडल जो अभी ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सौर मंडल भी क्या है, एक आकाशगंगा का ही भाग है। अब इसे आकाशगंगा इसका नाम कैसे पड़ा, तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाशगंगा में प्रकाश की ओर बहती नदी से की गई थी, ठीक है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। और आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों को एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों, ठीक है, इस प्रकार के लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण किया। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे लाखों करोड़ों आकाशगंगा मिलकर क्या किया, ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो ब्रह्मांड क्या है ये भी आप लोग को क्लियर हो गया। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ही हम लोग हैं, ठीक है, पृथ्वी में। पृथ्वी ये है, पृथ्वी के बाहर क्या है, सौरमंडल है। सौरमंडल के बाद क्या है, मतलब कि सौरमंडल से बड़ा, ध्यान से देखेंगे, पृथ्वी के बाहर कौन है, सौरमंडल है। सौरमंडल के बाहर कौन है, आकाशगंगा। और आकाशगंगा के बाहर कौन है, ब्रह्मांड। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर भी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। क्या इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। क्या बोल रखा है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 की सबसे पहली चांद पे पहुंचा था। तो इस पॉइंट को आप लोग याद कर लेंगे। तो सबसे पहले चांद में कौन पहुंचा था, तो नील आर्मस्ट्रांग ने पहुंचा था। कब पहुंची थी, 29 जुलाई 1969 को। तो आज का लेसन हम लोग का ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।